गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का शौर्य एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हमने कल की क्लास में बताया था, कल की वीडियो में आपको बताया था कि जो हम लोगों की स्ट्रेटजी है वो क्या कहते हैं कि कॉन्टिन्यूस रहनी है, बस थोड़ा बहुत परिवर्तन ही करने वाले हैं हम लोग। जो मिशन यूपीएससी और यूपीपीएससी प्री का जो हमने चलाया हुआ है वो कंटिन्यू रहेगा, और बस इसमें एक संडे ऑफ रखेंगे क्योंकि अब टाइम ज़्यादा मिल गया है। थोड़ा डिटेल से भी हम चर्चा करेंगे, तो आप पहले आप ये समझ सकते हैं कि थोड़ी बहुत गुंजाइश भी थी। अब तो श्योर शॉट है 100% कि हम लोग अपने टारगेट को ज़रूर प्राप्त करेंगे, और आप भी रहा करिए। और आप सभी लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि पूरा प्रयास करिए कि लाइव में रहा करिए। लाइव में निश्चित रूप से बहुत ही आनंद आता है। उसका कारण ये है कि आपका टीचर आपके साथ रहता है, आपके प्रश्नों का जवाब वहीं आपको मिल जाता है। फिर भी अगर ना मिल सके तो आप अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स में आसानी से रख सकते हैं। हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं मॉडर्न इंडिया की चर्चा कर रहे हैं, और मॉडर्न इंडिया में फर्स्ट सेक्शन की चर्चा कर रहे हैं, खास करके 18th सेंचुरी, 18वीं 19वीं शताब्दी में, उस समय जब औपनिवेशिक सत्ता यानी ब्रिटिश सत्ता का भारत में स्थापना हुई है ना। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं, और कल के उसी फिगर को एक बार आपके सामने सबके सामने रखते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, राइट। और हमने आपको बताया था कि सबसे पहले अगर 18वीं 19वीं शताब्दी में आपको कोई चीज़ दिखाई देती है तो वो दिखाई देता है मुगल साम्राज्य का पतन दिखाई देता है। फर्स्ट यूनिट आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मुगल साम्राज्य का पतन, फॉल ऑफ मुगल एम्पायर। दूसरी चीज़, यूरोपीय कंपनियों का प्रभुत्व देखेंगे, और इस टॉपिक को हम लोग दो सेक्शन में देखने वाले हैं कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन देखेंगे, कंपनियों का प्रभुत्व, आगमन देखेंगे, फिर संघर्ष देखेंगे। जब हम आगमन करेंगे देखेंगे तो केवल यूरोपीय कंपनियों के इस्टेब्लिशमेंट पे चर्चा करेंगे, जब संघर्ष पे चर्चा करेंगे तो केवल संघर्ष पे चर्चा करेंगे। तो ये यूनिट सेकंड ए सेकंड बी होगा। फिर यूनिट थर्ड ये होगा कि क्षेत्रीय राज्यों का उदय। कल हमने ये पूरा फिगर बताया था, और आप देखिए उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों में, दोनों जगह पे मुगल साम्राज्य के पतन का ये परिणाम हुआ कि क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। जैसे उत्तर भारत में आप देखेंगे तो बंगाल, अवध, जाट, रोहेले, बंगस, पंजाब, मराठे, मैसूर, निजाम, ये प्रमुख राज्य थे। ऐसा नहीं था कि इसके अतिरिक्त जो है राज्य नहीं थे, ऐसा नहीं था। ये वो राज्य थे जिन्होंने 18वीं शताब्दी के विषाद पे अपना प्रभाव छोड़ा, है ना। तो हम लोग एक एक यूनिट को क्रम से देखेंगे, पहले इसको, फिर क्षेत्रीय राज्यों का उदय, फिर संघर्ष। तो आने वाले 7-8 दिनों में ये फिगर आपके काम आएगा। तो श्योर, राइट, तो तैयार है। आइए हम लोग फर्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, मुगल साम्राज्य का पतन, फॉल ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल साम्राज्य का पतन। जब हम प्री के हिसाब से यहां देखते हैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए, क्या नजरिया होना चाहिए, क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, ये बहुत क्लियर है जानने का। आप सभी लोग इस टॉपिक को पढ़ते हैं खूब आराम से, सबका तैयार भी होगा, मुझे अंदाजा है। बहुत सारे लोग फैक्ट्स तो एकदम रट डाले होंगे, लेकिन निश्चित रूप से तथ्य के साथ साथ किन बिंदुओं पर फोकस करना है जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली चीज तो यहाँ पे हमको देखना है, नीतिगत चर्चा करना है, पॉलिसी लेवल पे चर्चा करना है, पॉलिसी लेवल पे चर्चा करना है। और याद रखिएगा यूपीएससी में यहीं से सवाल पूछता है सबसे पहले, है ना। दूसरी चीज, हम जो उत्तराधिकार है, उत्तराधिकार युद्ध है, 2 ही 3 है, बहुत फेमस नहीं है, बैटल ऑफ सक्सेशन, उत्तराधिकार युद्ध, इन पे नजर रखेंगे। यहां से सवाल पूछे जाएंगे बैटल ऑफ सक्सेशन से। इन बादशाहों का क्रम पूछा जाएगा, इन बादशाहों का क्रम पूछा जाएगा, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। आसान है, ये कर लेंगे। उसके बाद प्रमुख राजनीतिक घटनाएं, राजनीतिक घटनाएं, आप लोग केवल राजनीतिक घटनाओं पे चर्चा कर लेते हैं, सोचते हैं कि यहीं से काम खत्म हो गया।
राइट। राजनीतिक घटनाओं की चर्चा करेंगे, श्योर। और राजनीतिक घटनाओं को भी अगर डिवाइड कर सकें, जान सकें, तो जो प्रमुख युद्ध हैं, युद्धों का क्रम है जो नाम के, वो हम आपको बताएंगे। क्या ध्यान नहीं देना है, क्या नहीं जानना है, वो ये कि आपको सन जानने में कोई विशेष रुचि कभी भी एग्जाम की नहीं है, किसी भी एग्जामिनर की नहीं रहेगी कि आपसे उठा के पूछा जाए कि कौन सा बादशाह किस समय का है ना। तो टाइम पीरियड नहीं, क्रम जानने की जरूरत है, डेट एंड इवेंट्स नहीं जानने की जरूरत है। और अगर कहीं कोई चीज कल्चरल चीजें हैं हमेशा, तो निश्चित रूप से सांस्कृतिक चीजें हैं वो आपसे पूछी जाती हैं, आपको जानना चाहिए। सांस्कृतिक अगर कोई कारण है, कोई फैक्टर है, तो वो जरूर ध्यान में रखेंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला चीज, पहला जो शासक हुआ औरंगजेब की मृत्यु के बाद, अगर आप देखेंगे तो पहला हुआ बहादुर शाह। बहादुर शाह, राइट। और बहादुर शाह, हम यहाँ आपको टाइम भले ही लिख दे रहे हैं 1707 से लेकर के 1712 ईस्वी, लेकिन विश्वास करिए कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है जानने की। क्लियर। लेकिन जो बहादुर शाह जो गद्दी पर बैठा, बहादुर शाह फर्स्ट, बहुत सारे लोग लिखते हैं प्रथम भी लिखते हैं, और सही है, प्रथम तो है ही। एक उत्तराधिकार संघर्ष के परिणाम स्वरूप हुआ था, उत्तराधिकार संघर्ष। और उस उत्तराधिकार संघर्ष में कौन कौन शामिल था, चलिए 35 सेकेंड आपके सामने है, क्योंकि इस पोर्शन को आप लोगों ने पढ़ा भी हुआ है। कुछ अच्छे बड़े प्रश्नों को भी हम लोग सामने रखेंगे यहाँ पे आज, लेकिन आप लोग फटाक से बताएं। 30-35 सेकेंड का, हर सवाल के साथ आपके पास 35 सेकेंड का समय है, तो फटाफट बताइए कौन कौन था, किन के बीच में जो है ये उत्तराधिकार संघर्ष हुआ था। कई बार सवाल यहाँ से पूछा हुआ है कि कौन शामिल नहीं रहा है, तो जाहिर सी बात है कौन शामिल नहीं रहा है, विकल्प क्या बनाएगा ये तो भगवान जाने, लेकिन कौन शामिल रहा है ये तो फिक्स है। कौन कौन से हैं? 3 जो थे, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। ये 3 नाम जानते रहिए, कई बार कामरान को लगा देता है कंफ्यूज होने के लिए। तो इन तीनों के बीच में आपका उत्तराधिकारी युद्ध हुआ, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। इसमें से मुअज्जम जो था वो कहाँ था? दिल्ली में था, यही सबसे बड़ा था। आजम जो था वो था, क्या कहते हैं कि आगरा में था, आगरा, मालवा और गुजरात का प्रमुख था ये, आगरा आप कह सकते हैं। और जो कामबख्श था, कामबख्श उस समय बीजापुर और हैदराबाद यानी दक्षिण में था, दक्कन में था, राइट। कभी यही पूछ लिया जाए कि कहाँ किन क्षेत्रों में था, तो एक अच्छा, एक इंटरेस्टिंग सवाल हो सकता है यहाँ से, है ना। और इस उत्तराधिकार युद्ध में जो पहला युद्ध हुआ वो हुआ आपका जजाऊ का युद्ध। याद रखिएगा, जजाऊ जो नाम हम आपको बता दे रहे हैं वो आपसे ये तो कतई नहीं पूछने जा रहा है कि ये 18 जून 1707 को हुआ, ऐसा नहीं पूछा जाएगा। लेकिन कभी आपको 18वीं शताब्दी के जो प्रमुख युद्ध हैं उन युद्धों को एक साथ दे देगा और क्रोनोलॉजी लगाने के लिए कह देगा आपसे, है ना। तो आप तैयार रहिएगा ऐसे युद्धों के लिए। जजाऊ का युद्ध जो हुआ वो हुआ आपका मुअज्जम और आजम के बीच, मुअज्जम और आजम। और हमारे लिखने का एक विशिष्ट तरीका है हमेशा कि ये विजयी रहा और ये असफल हुआ। आजम, मुअज्जम ने आजम को पराजित किया, राइट। और आपको बताऊं कि इसी के बाद जो है मुअज्जम ने बहादुर शाह की उपाधि धारण करके बादशाह बना था। और एक युद्ध हुआ बीजापुर का युद्ध, ये हुआ 1707 में, 1707 ईस्वी में। और दूसरा हुआ बीजापुर का युद्ध। अब आप बताइए, ये युद्ध एकदम से फेमस नहीं है, लेकिन अगर कभी पूछ दिया जाए सुमेलित करने में तो मैक्सिमम लोग गलत करेंगे। तो बताएं बीजापुर का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ? 1709 ईस्वी में हुआ।
बता सकते हैं? नहीं। तो वास्तव में ये हुआ था मुअज्जम और कामबख्श। जैसे लिख रहा हूँ वैसे ही लिखते चले जाइएगा, मुअज्जम और कामबख्श के बीच, जिसमें मुअज्जम जीता और कामबख्श पराजित हुआ। राइट। और आपको बताऊं कि इन उत्तराधिकार युद्धों के बाद जब बहादुर शाह बना, तो एक चीज विशेष रूप से आपको यहाँ लिख दे रहा हूँ, बहुत कम लोग जानते हैं, वो ये कि यह पहला ऐसा बादशाह था जो कि शिया मतावलंबी था। शिया मतावलंबी था। अभी किसी भी एग्जामिनर का ध्यान नहीं गया है, और ये आपसे एक सवाल भी एक वन लाइनर में भी पूछा जा सकता है कि कौन सा बादशाह शिया मतावलंबी था। तो केवल बहादुर शाह, पूरे मुगल बादशाहों में अगर आप देखेंगे शिया और सुन्नी में, तो मैक्सिमम क्या सभी सुन्नी थे सिवाय बहादुर शाह के। तो बहादुर शाह जो था वो शिया मतावलंबी था। अब आइए हम बात करते हैं, जरा सिनारियो समझिए। समझने का जब प्रयास करेंगे तो आप आसानी से समझ लेंगे। जरा औरंगजेब का समय समझिए। औरंगजेब के समय में राजपूतों से लड़ाई हो रही थी, सिखों से लड़ाई हो रही थी, मराठों से लड़ाई हो रही थी, याद कर रहे हैं? सारे लोग जो है छत्रसालों से, जाटों से लड़ाई हो रही थी। तो ऐसी स्थिति में वो चुनौतियां अभी कंटिन्यू रही होंगी। तो सवाल इस बात का है कि नया बादशाह इनके प्रति कौन सी पॉलिसी अपनाएगा। तो आपको बताऊं कि जो बहादुर शाह था, बहादुर शाह ने सभी वर्गों को संतुष्ट करने की नीति अपनाई। सभी वर्गों को, और आप जानते हैं एक पुराना फार्मूला है कि सबको संतुष्ट करेंगे तो किसी को नहीं संतुष्ट कर पाएंगे। सभी वर्गों को संतुष्ट करने की अपनी नीति अपनाई। ये सारी बातें आपको कहीं, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ वैसे ही सवाल आ सकता है। संतुष्ट रखने की या संतुष्ट करने की नीति अपनाई। उन्होंने सोचा कि जो एज सच है वैसा ही बने रहे तो सबसे ज़्यादा अच्छा है। राइट। आइए देखते हैं कि इस पॉलिसी के अंतर्गत क्या क्या किया। जो बातें बता रहा हूँ एकदम यूपीएससी के लिए ध्यान में रखिएगा कि यहाँ से सवाल, यहाँ की जो लाइनें लिख रहा हूँ, हो सकता है एज सच आपको एग्जाम में मिल जाए। प्रश्न आगे हम चर्चा करेंगे कि कैसे हो सकता है। इस पॉलिसी के अंतर्गत उसने क्या क्या करना चाहा। जैसे पहली बात ये कि उसने राजपूतों के मामले में हस्तक्षेप नहीं किया। और यथास्थिति बनाए रखी। पहला। दूसरा, मराठे अंतिम समय पे आप जानते हैं कि मराठे बहुत ही क्या कहते हैं कि विरोध कर रहे थे मुगलों के अगेंस्ट। तो मराठों को उन्होंने देखा, समझिए जरा इस बात को यहाँ, कि मराठों को उन्होंने सरदेशमुखी दी, मराठों को सरदेशमुखी का आधार दिया, सरदेशमुखी का अधिकार दिया, चौथ का नहीं। ये आप याद रखिएगा कि कभी कभी स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 में आ जाएगा सीधे, चौथ का नहीं। अब आप सवाल इस बात का है कि सरदेशमुखी क्या है और चौथ क्या है। तो बताइए सरदेशमुख क्या है। ये दोनों सरदेशमुखी और चौथ जो हैं वो मराठों के द्वारा लगाए गए कर होते थे मराठा साम्राज्य में। तो सरदेशमुखी क्या था, आपको बताऊं कि देशमुख का मतलब होता है सरदार, और सरदेशमुख का मतलब हो गया सबसे बड़ा सरदार। मराठों का ये मानना था कि वो मराठा क्षेत्र के सबसे बड़े सरदार थे, और इसलिए अन्य राजनीतिक शक्तियों को उन्हें सरदेशमुखी देना होगा। और यह सरदेशमुखी कितना होगा, 1/10 भाग उत्पादन का, यानी 10% होगा।
तो सरदेशमुखी समझ गए कि सबसे बड़े होने का एक तरह से उनको क्या कहते हैं कि नजराना देने की बात कही गई सरदेशमुखी के द्वारा। और चौथ क्या था? चौथ जो है वो जबरिया, सरदेशमुखी भी जबरिया वसूली जाती थी। चौथ क्या था कि वो ये कहते थे कि आप अपने उत्पादन का 25% हमें दीजिए, अन्यथा हम अगर आपको सुरक्षित रूप से रहना है तो अदरवाइज हम क्या करेंगे, आपके राज्य पर आक्रमण कर देंगे। यानी अब आप सोचिए कि मराठे सरदेशमुखी और चौथ जो है कुल मिला के लगभग उत्पादन का 35% ले जाते थे। और कभी कभी चौथ और सरदेशमुखी इनकी आय का सबसे बड़ा स्रोत होता था। लेकिन ये दोनों हमेशा तलवार के बल पे वसूले जाते थे, इसलिए स्थिर नहीं रहते थे, इनकी इनकम जो है वो निश्चित नहीं रहती थी। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा दिमाग में। तो शाहू ने क्या किया कि चौथ का तो नहीं लेकिन सरदेशमुखी का अधिकार दे दिया। ये आपसे कभी भी पूछा जा सकता है, राइट। आइए, आप जानते हैं कि मुगलों और सिखों में हमेशा संघर्ष रहा है, खास करके तेग बहादुर से और गुरु अर्जुन देव के समय से ही आप देखेंगे कि विवाद रहा है और सभी लोग उसको धार्मिक रूप से नज़रिए से देखते हैं। लेकिन आपको बताऊं कि इसने गुरु गोविंद सिंह को 2000 का मनसब दिया, 2000 का मनसब दिया, 2000 का मनसब दिया। और आपको बताऊं कि अब हमारे पास जो पॉलिसी है वो, मैं एक तरह से मैक्सिमम चीज़ें, आप किसी भी बैच को, प्रीलिम्स वाले बैच को, किसी भी जगह पे, किसी भी मंच के प्रीलिम्स वाले बैच को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो उतना डिटेल आप नहीं पढ़ेंगे जितना हम आपको यहाँ बताएंगे, क्योंकि अब समय हो गया है। पहला ये मेरा पूरा प्लान मुश्किल से सच पूछे तो 27-28 दिनों का था कि हम लड़कों को थोड़ा सा रिवीजन करा देंगे। लेकिन अब अगर अवसर कमीशन ने दिया है तो उस अवसर का फ़ायदा आप लोगों को भी दें, और मैं थोड़ा सा इसको डिटेल कर दूंगा, अदर सेक्शन पे भी थोड़ी क्लासेस खोलूँगा, है ना। ये बात अलग है कि ये जो एफर्ट है फिलहाल प्रीलिम्स वाला जो एफर्ट है वो केवल और केवल जो है हम ही दो लोगों के द्वारा हो रहा है, हमारे और विपेश सर के द्वारा हो रहा है। विपेश सर भी आएंगे, आप ये ना सोचिएगा कि सर कहाँ चले गए हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं, बहुत जल्दी आएंगे। थोड़ी सी व्यक्तिगत व्यस्तताएं हैं और वो किसी की भी हो सकती हैं। कभी कभी आप देखते हैं कि हम भी क्लास नहीं ले पाते हैं, तो ये एक नेचुरल सी बात है, थोड़ी सी व्यस्तता है उनकी, राइट। तो गुरु गोविंद सिंह को उन्होंने 2000 का मनसब दिया। और आपको बताऊं कि बहादुर शाह के समय में ही नांदेड़ में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई थी, राइट। तो दो प्रश्न है, 2-3 मुद्दे हैं, इन मुद्दों को यहीं सुनते जाइए और फिर आगे मैं ये प्रश्न के रूप में भी आपके साथ आएगा कभी। तो ये आप जानते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जो है वो 10वें गुरु थे। और गुरु गोविंद सिंह के बाद जो सिखों को संगठित करने का प्रयास किसने किया था, जरा बताइए तो फटाक से लिख करके, 35 सेकंड में। अब तो केवल नाम ही लिखना है, पूरा लिखना नहीं है। कि गुरु गोविंद सिंह को के पश्चात सिख समुदाय को किसने जो है संगठित करने का प्रयास किया था, बताएं। बंदा बहादुर ने। आपको बताऊं कि गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हुई नांदेड़ में, और उसके बाद जब बंदा बहादुर ने सिखों को इकट्ठा करना चाहा तो उसे विद्रोह माना गया। और इसलिए आपसे एक पॉइंट यहाँ जरूर पूछा जा सकता है सिखों के संदर्भ में कि बंदा बहादुर का विद्रोह हुआ जिसके खिलाफ या जिसके विरुद्ध कदम उठाए गए, सफल तो नहीं हुआ लेकिन निश्चित रूप से इसे स्वीकार नहीं किया गया, और इसके विरुद्ध कदम उठाया किसने? बहादुर शाह ने, राइट। श्योर हो गया। आपको बताऊं कि छत्रसाल को भी इसने के साथ मधुर संबंध रहे। ये बातें हम इसलिए आपको लिख दे रहे हैं, कभी भी आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से क्या सही है क्या नहीं सही है, तो इन 4-5 संदर्भों को ध्यान में रखे रहिएगा, राइट।
और यही छत्रसाल था जिसने विरोध किया था औरंगजेब के समय में। तो इसने सभी वर्गों को संतुष्ट करने की पॉलिसी अपनाई। अब पता नहीं कैसे कुछ लोगों ने कन्फ्यूजन क्रिएट कर रखा है, और किताबों में भी एक आध जगह पे है तो लड़के कंफ्यूज होते हैं और दिखाते हैं, आप लोग मत दिखाइएगा। तो बहुत सारे लोग ये इस बात को कहते हैं कि सर क्या बहादुर शाह ने जजिया कर को भी हटा दिया था? तो ऐसा नहीं था, है ना। और इसलिए मैं लिख दे रहा हूं कि जजिया कर चलता रहा। तो कहीं अगर ये आ जाए कि बहादुर शाह ने जजिया कर हटा दिया, तो वो आप जानते रहिएगा कि ऐसा नहीं था, वो जजिया कर चलता रहा। और अब भी अगर ना किसी को विश्वास हो तो मैं आपको बता दूं कि इसके समय एक आंकड़ा देता हूं, 4 करोड़ रुपए, 4 करोड़ टका, दो, चलिए इसी बहाने कुछ बातें और भी आपको आ जाएंगी। 4 करोड़ टका जो है इससे जो है क्या होती थी, इनकम होती थी, आय होती थी। अब तो मान लोगे ना, चाहते तो हम 4.5 पौने 5 भी लिख देते, लेकिन नहीं, 4 करोड़ रुपए जो है, टका जो है, इनकम होती थी। कहने का मतलब ये है कि जजिया कर इसके समय में भी चलता रहा। अगर कोई लिख रहा है तो गलत लिख रहा है। और इसी बहाने एक किताब का नाम आपको बताना चाहूँगा, हमारी तो फेवरेट पुस्तक है, आपसे कहूँगा नहीं पढ़ने के लिए, क्योंकि इतना डिटेल पढ़ेंगे तो फिर कैसे आप प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे। एक किताब है, पार्टी एंड पॉलिटिक्स इन लेटर मुगल पीरियड। पार्टी एंड पॉलिटिक्स, पार्टी एंड पॉलिटिक्स इन लेटर मुगल पीरियड। हिंदी में भी किताबें उपलब्ध है। उत्तर भारत में पार्टी एंड पॉलिटिक्स इन लेटर मुगल पीरियड, सतीश चंद्रा। इस पूरे सेक्शन पे हमको लगता है कि सबसे प्रामाणिक पुस्तक है उत्तर मुगल काल में राजनीतिक दल एवं राजनीति, ऐसे करके है, पार्टी एंड पॉलिटिक्स इन द लेटर मुगल पीरियड। राइट, बात समझ में आ गई है? श्योर? तो वहां आप देखेंगे तो वहां ये सारे फैक्ट आप चाहे तो मिल सकते हैं। क्लियर? चलिए एक और पॉइंट आपको बताना चाहेंगे, वो ये कि इसी के समय में डच मिशन, जरा लिख लीजिए, अच्छा पॉइंट है, कभी पूछा जा सकता है सिंपल पे। एक वन लाइनर में भी सवाल अकेले पूछा जा सकता है कि जेसुआ केटलार, जेसुआ केटलार के नेतृत्व में, जेसुआ केटलार के नेतृत्व में डच मिशन आया। मुगल दरबार में डच जो है मिशन आया। जब हम यूरोपीय कंपनियों की चर्चा करेंगे तो इन मिशनों की विशेष चर्चा करेंगे। तो डच मिशन आया, राइट। और आपको बताऊं कि सिडनी ओवेन के द्वारा कहा गया कि एक कमेंट किया गया, टिप्पणियों भी कभी कभी पूछ ली जाती हैं कि यह पहला व्यक्ति था जिसके बारे में कुछ अच्छा कहा जा सकता है। उत्तर मुगल भारत में यह ऐसा बादशाह था जिसके बारे में कुछ अच्छा कहा जा सकता है। अदरवाइज इसके बाद जितने भी बादशाह हुए वो सब क्या हुए, लगातार उनका पतन होता दिख गया। और वास्तव में 1712 में जब इसकी मृत्यु हुई तो आपको बताऊं कि इसका जो शव था 1 महीने तक नहीं दफन किया जा सका। क्यों? क्योंकि उत्तराधिकार युद्ध चल रहा था, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि 1712 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। क्लियर? एक और मजेदार बात है, वो भी आप यहां जानते रहिए कि बहादुर शाह को कहा जाता था शाह बेखबर, शाह बेखबर। और वास्तव में शाह बेखबर जो है, ये बात कही गई खफी खां के द्वारा। और खफी खां ने जो किताब लिखी मुंतखाब उल लबाब, मुंतखाब, मुंतखाबुल लबाब,
ये उनकी पुस्तक का नाम है और काफ़ी मुगल भारत की सबसे चर्चित या लोकप्रिय पुस्तकों में से रही है मुंतखाबुल नवाब। तो उसने कहा और साथ में ये भी टिप्पणी किया कि दरअसल उसको पता ही नहीं था कि उसका उत्तरदायित्व तो क्या था, है ना। तो बेखबर वर्ड तो बाद में आएगा, जब पहले तो ये पता चलना चाहिए ना कि उसका क्या उत्तरदायित्व था, राइट। और इसी समय में एक बात वर्ड आई, वो ये क्या कि एक अनार 100 बीमार वाली बात थी। बात ये थी कि सभी लोग मनसब का पद मांगने लगे थे। और आप बताइए कि जब सभी लोग मनसब को मांगेंगे, और बहादुर शाह जफर की जो पॉलिसी थी वो क्या थी कि सबको खुश रखने की थी, तो उसने सबको मनसब देना बांटना शुरू किया। और जब सबको मनसब बांटना शुरू किया तो मनसब के अनुरूप वेतन देने के लिए जमीन ही नहीं बची थी। तो एक व्यंग होने लगा कि अच्छा चलो मनसबदार तो हो गए हो, जमीन तो स्वर्ग में मिल जाएगी, है ना। तो इस तरह की बातें कही जाने लगी बहादुर शाह जफर के, बहादुर शाह के संदर्भ में, बहादुर शाह प्रथम के संदर्भ में। क्लियर हो गई बात। चलिए अब आइए हम नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला जो हुआ वो हुआ आपका बहादुर शाह के बाद जहांदार शाह। देखिए कई बार अगर आप देखेंगे पुराने जो प्रश्न रहे हैं उसमें ये बना दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसका काल न्यूनतम रहा, तो उसमें जहांदार शाह फिट रहता था। हालांकि ये बात सही नहीं है, जहांदार शाह के बाद भी आप देखेंगे रफ़ी-उज़-जरात और रफ़ी-उद-दौला ऐसे दो बादशाह रहे हैं कि 4-4 महीने ही उनका काल रहा है। तो आपसे जब अब पूछा जाएगा तो उनको विकल्प में रखा जाएगा, लेकिन जो उस समय विकल्प में रहता था वो यही रहता था। और इसकी उपाधि ही थी, आप समझ लीजिए, उपाधि क्या, आप कमेंट कह लीजिए। कहते हैं ना कि हाजिर जवाब, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो क्या कहते हैं विनोदी प्रवृत्ति के होते हैं, और उनको इनकी उपाधि रख दी थी लंपट मूर्ख की। तो आप समझ सकते हैं कि इनका क्या होने जा रहा है। फिलहाल जहां इनका जो उत्तराधिकार संघर्ष हुआ, एक और जानते रहिए, ज़्यादा जानने की ज़रूरत तो नहीं है, अभी तक ये कभी नहीं पूछा है, इसलिए बता दे रहा हूँ कि हो सकता है कि कभी पूछ दिया जाए। और इनके बीच में एक उत्तराधिकार संघर्ष हुआ था। उत्तराधिकार संघर्ष हुआ, कौन कौन शामिल था उसमें? जहांदार शाह था, एक तो ये था ही, और दूसरा जो था अजीमुशान, अजीमुशान रफ़ी उस शान, और जहांदार शाह, अजीमुशान, रफ़ी उस शान, और एक था जहान शाह। इन चारों के बीच उत्तराधिकार संघर्ष हुआ, और वास्तव में इसमें जहांदार शाह को सफलता इसलिए मिली क्योंकि जुल्फिकार खान, इसे जुल्फिकार खां का समर्थन प्राप्त था। तो अब जानते रहिए कि मुगल दरबार में अब गुटबंदी भी शुरू होगी। हालांकि गुटबंदी तो बहादुर शाह के ही समय से शुरू हो गई थी, लेकिन एक अलग अलग दल बनेंगे। तो चलिए तीनों दल आ जाएं तो आपको बताऊं, आप जानते हैं कि उत्तर मुगल काल में 3 दल बने, ईरानी, तुरानी और भारतीय दल। अभी हम तीनों दलों की बात करेंगे, लेकिन आप जानते रहिएगा कि जुल्फिकार खान का जो है क्या कहते हैं कि इस पे सारा प्रभुत्व बना रहा। क्यों? क्योंकि उसी के सहयोग से बनाया गया। और जाहिर सी बात है कि जब प्रभुत्व, जब इतनी बड़ी भूमिका रहेगी तो क्या परिणाम होगा? वो ये होगा कि जुल्फिकार खान को, थोड़ा सा फैक्चुअल है, इन चीज़ों को जानना होगा कि जुल्फिकार खान को वजीर बनाया गया। जाहिर सी बात है कि महत्वपूर्ण पद जो है, क्रीमी लेयर का जो पद है वो दिया जाएगा, और जुल्फिकार खान को बनाया गया, राइट। और इन्हीं के समय में राजपूतों की, अब समझिए कि क्या पॉलिसी कैसे चली आ रही है। तो पॉलिसी वही थी, राजपूतों को संतुष्ट रखा जाए, क्योंकि राजपूतों ने औरंगजेब के समय जबरदस्त विरोध किया था। तो उस पॉलिसी को अब आपको दिमाग में रखना चाहिए कि उस क्रम में कैसे आगे बढ़ रहे हैं। तो राजपूतों के लिए आप ये कह सकते हैं कि राजपूतों की नीति में निरंतरता दिखाई देती है। एक एक पॉइंट समझते रहिएगा।
राजपूतों की नीति में निरंतरता दिखाई देती है, यानी उनसे मधुर संबंध बनाए रखा जाए, निरंतरता रही। और एक फैक्ट इसी क्रम में आप जानिए कि वो कॉन्टिन्यूटी आपको कहां दिखाई देती है। जय सिंह को मिर्जा जय सिंह, जय सिंह को मिर्जा जय सिंह की उपाधि दी गई। और जोधपुर के अजीत सिंह को जोधपुर के अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दी गई, महाराजा की उपाधि दी गई। राइट, अब आप जानते रहें, इसका उद्देश्य सिर्फ यही था कि राजपूतों के साथ जो संबंध है वो क्या रहे, उचित बना रहे। दूसरी चीज, नेक्स्ट चीज कि जजिया कर हटा दिया गया। जजिया कर, जजिया कर हटा दिया गया। तो एक बात आपको बताऊं, पहली बात है कि जजिया कर 2-2.5% लगता था। कुछ भ्रांतियां हैं, उन भ्रांतियों को समझिए और कहां कहां से प्रश्न पूछा जा सकता है उसे भी आप जानिए, है ना। तो आइए जजिया कर की बात करें। जजिया कर लगता था 2-2.5%, 2.5% होता था। तो पहली बात तो ये बात दिमाग में रख लीजिए कि जजिया कर राज्य की इनकम का कोई स्रोत नहीं था। अब आप कहेंगे करे सर ये क्या कह रहे हैं, अभी आपने बताया कि 4 करोड़ रुपए मिल रहा था और फिर आप कह रहे हैं राज्य की आय का स्रोत नहीं था। जी हाँ, एकदम नहीं था, क्योंकि जजिया कर के जो आंकड़े थे वो आंकड़े अलग रखे जाते थे, श्योर। और उसका प्रयोग प्रशासन में नहीं होता था बल्कि धार्मिक कार्यों में होता था। और इसीलिए सबसे ज्यादा कष्ट का कारण ये था कि ये गैर इस्लामिक लोगों पे लगता था, यानी जो इस्लाम नहीं मानते थे उन पे लगता था। और उस पैसे का विकास उनके धर्म के विकास के लिए नहीं बल्कि दूसरे के धर्म के विकास के लिए किया जाता था। इसीलिए इसे धार्मिक भेदभाव वाला कारक माना जाता था। राइट, तो जजिया का आंकड़ा अलग रहता था। अब दूसरी चीज ये जानते रहिए कि जजिया सबसे पहले किसने लगाया, कब हुआ, कैसे हुआ, कुछ पॉइंट है उसको दिमाग में लगा लीजिए। वास्तव में जजिया की जो सबसे पहले जो उल्लेख मिलता है इस्लामिक उसमें, वो किताबुल खिराज में मिलता है, हनीफी शाखा का। और वही जो 5 प्रमुख इस्लामी कर हैं उसमें एक जजिया भी था। तो खैर पांचों की बात हम कब करेंगे, जब भी मेडवल पे जब शॉर्ट में हम चर्चा करेंगे तो वहां पे आपकी बात कर लेंगे। लेकिन वास्तव में जजिया कर सबसे पहले लगाया किसने, मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया। राइट, और सबसे पहले अपने राज्य में जजिया कर को हटाया किसने, बता सकते हैं, फटाक से नाम लिखिए, प्रश्न को सुनिए, समझिए और बताइए कि सबसे पहले जजिया कर हटाने वाला जो मुस्लिम शासक था वो कौन था। फटाक से नाम लिखें। तो वो नाम था कौन, जैनुल आबदीन। कहाँ का था, कश्मीर का था। और जाहिर सी बात है कश्मीर में लगाया गया था, अकबर के पहले का था, हालांकि उसको कश्मीर का अकबर कहा जाता है, याद रखिएगा वो अकबर के पहले का था। राइट, वो 15वीं सेंचुरी का था, ये 16वीं का था। दूसरी चीज अगर आपसे पूछें कि केंद्रीय स्तर पर जजिया कर किसने लगा हटाया सबसे पहले, तो वो था अकबर, है ना। 1562-63 आप जानते हैं जजिया कर हटाया उसने। और दोबारा लगाया गया जजिया कर किसके द्वारा, औरंगजेब के द्वारा लगाया गया। राइट, श्योर। अब जजिया कर औरंगजेब के लगाने के बाद 1679 में लगाया गया था, अंतिम रूप से हटाया गया किसके द्वारा, जहांदार शाह के द्वारा। क्लियर, तो अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि जजिया कर किसने हटाया, बहादुर शाह ने नहीं हटाया बल्कि किसने हटाया, वो हटाया जहांदार शाह ने। क्लियर है। अच्छा, इसके बाद अब आइए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। यहां राजपूत आपने देख लिया,
अब बात होगी मराठों के संदर्भ में अगर हम चर्चा करें, मराठों को संतुष्ट करने के लिए इसने सरदेशमुखी भी दे दिया और चौथ भी दे दिया। कहा जाइए, अब तो खुश हो ही जाएंगे। सरदेशमुखी भी दिया, चौथ भी दे दिया। तो ये सवाल पूछा जाएगा, अगर आपसे कई बार ये सवाल अगर पूछा जाए कि चौथ किसने हटाई, किसने चौथ का अधिकार दिया, तो याद रखिएगा वो जहांदार शाह होगा, ना कि बहादुर शाह होगा। तो चौथ हटा दिया इसने, तो मराठों के साथ हो गया। सिखों के साथ अगर हम बात करें तो बंदा बहादुर के साथ जो विद्रोह था वो इस समय भी चलता रहा। बंदा बहादुर का विद्रोह चलता रहा, दबाया नहीं जा सकता था, इसलिए आप जा पाया गया था। इसलिए आप कह सकते हैं कि जो है बंदा बहादुर का विरोध चलता रहा। तो कॉन्टिन्यूटी आपके पास पता रहेगी, छिप नहीं जाएगा। एक कॉन्टिन्यूटी आप जानते रहेंगे कि बंदा बहादुर का विद्रोह जो है वो जारी रहा। और आपको बताऊं यहां एक चीज, विद्रोह जारी रहा। श्योर। अब आइए, इजारा व्यवस्था की शुरुआत हुई। इजारा व्यवस्था क्या होती भाई, जल्दी बताइए, 35 सेकंड के अंतर्गत बताइए। राइट, इजारा व्यवस्था क्या रहा? तो इजारा व्यवस्था जो है राजस्व को ठेके पे देने की बात, कि मैक्सिमम जो रेवेन्यू है किसी पर्टिकुलर क्षेत्र को, जैसे आपको सपोज करिए कि हमको इलाहाबाद से रेवेन्यू लेना है, तो हमने बोली लगानी शुरू की। श्योर, कंफर्म। चलिए, और आपको एक बात बताऊं कि यहाँ पर जहांदार शाह में आपको बताऊं कि एक नाम आता है लाल कुंवर नामक नर्तकी का। मैंने पहले भी कहा था कि अगर महिलाएं आ जाएं तो वो आपसे सवाल जरूर पूछा जाएंगे। तो लाल कुंवर नामक नर्तकी का उल्लेख किसके समय में मिलता है? राइट। और जहांदार शाह की हत्या जो है फारूक सियर के द्वारा कर दी गई। और फारूक सियर को जो है क्या कहते हैं, फारूक सियर का समर्थन किया किसने? सैयद बंधुओं ने। सैयद बंधुओं को कहा जाता है किंग मेकर। राइट। तो हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएं। हम सोचते हैं कि एक प्रश्न जरा आपसे पूछते हैं, वो आपकी समझ पर आधारित होगा। याद रखिए, एक नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए एक सवाल आपसे पूछते हैं। सपोज करिए, चलिए लिख रहा हूं स्टेटमेंट 1। जहांदार शाह ने भूमि राजस्व में वृद्धि के लिए इजारा व्यवस्था की शुरुआत की। इजारा व्यवस्था या इजारा प्रथा की शुरुआत की। स्टेटमेंट 2, यह व्यवस्था किसानों के लिए लाभदायी थी या हितकर थी। एक सही, केवल स्टेटमेंट 2 सही, दोनों सही और दोनों गलत। दोनों गलत। बताएं।
35 सेकंड आपके पास हैं। और अगर आप ऐसे प्रश्नों का जवाब दे ले रहे हैं ईमानदारी से, सबसे पहली बात तो ये कि थोड़ा कंपटीशन बढ़ाइए। कम से कम 50 लोग तो रहने ही चाहिए, 50 या 100। और तब ये पता चले कि कितने लोगों का सही हो रहा है। तो क्लॉक हमारे सामने है और उसी के हिसाब से हम आपको बताते हैं आंसर कितना होगा, क्या होगा। टाइम आउट हुआ आपका। आंसर होगा स्टेटमेंट 1 सही है और स्टेटमेंट 2 गलत है। आंसर क्या हो जाएगा, एक कथन 1 सही है। और अगर किसी को ना समझ में आ रहा हो तो वो बताए। सभी लोग समझने का प्रयास करें कि इजारा व्यवस्था जब होगी, ठेकेदारी पर होगी, तो भूमि राजस्व वसूलने का अधिकार उसे दिया जाएगा जो कि मैक्सिमम रेवेन्यू प्रदान करेगा। और अधिकतम रेवेन्यू कोई अपने आप से तो प्रदान नहीं करेगा, वो बल्कि क्या करेगा, किसानों से ही लेगा। तो ठेकेदारी व्यवस्था हमेशा किसानों के लिए शोषणकारी होती है। राइट, श्योर। तो यहाँ आंसर ए होगा। अभी हम यहाँ स्टेटमेंट 2 बदल दें कि यह किसानों के लिए शोषण का कारण बनी, तो क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। ए भी सही हो जाएगा और बी भी सही हो जाएगा। डन, राइट। चलिए आगे की बात करते हैं। तो फिलहाल अगला जो हुआ वो हुआ फारूक सियर। फारूक सियर, फारूक सियर जो है वो, इसका टाइम पीरियड है आपका 1712 से लेकर के 1713 तक। जाहिर सी बात है, क्रम से ही लग रहा है आपको। फारूक सियर 1713 से 1719, 1712 से 13 से तो वही था, 1713 से लेकर के 1719 तक। राइट। और इसे जो सफलता मिली वो मिली किससे, किसके कारण मिली, सैयद बंधुओं के कारण, सैयद बंधुओं के। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि आपको किंग मेकर थे ये, तो याद रख लीजिए। 2 सवाल आप लोग अभी लिख लीजिए घर से, या आपका होमवर्क रहेगा उसे पॉइंट आउट करने का कि किन किन बादशाहों के, पूछा जा सकता है कि किन किन बादशाहों के सिंहासनारोहण में या राज्यारोहण में या किन को बादशाह बनाने में सैयद बंधुओं की भूमिका थी और किसे किसे अपदस्थ करने में थी। तो अपदस्थ करने में आपका क्या हो जाएगा, जहांदार साहब भी आ जाएगा। और बनाने में पहला कौन हो जाएगा, फारूक सियर हो जाएगा। सैयद बंधुओं में 2 नाम था, एक था अब्दुल्ला खान, अब्दुल्ला खान बाराहा, सहारनपुर के आसपास के लोग थे बाराहा, अब्दुल्ला खान बाराहा और हुसैन अली खान बाराहा, हुसैन अली खान बाराहा, बाराहा। और चूंकि सैयद बंधुओं के कारण इन्हें सफलता मिली थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से अब्दुल्ला खान को वजीर बनाया गया, अब्दुल्ला खान को वजीर बना दिया गया। और हुसैन अली खान को बनाया गया क्या, मीर बख्शी बनाया गया, मीर बख्शी। और मीर बख्शी के साथ साथ दक्कन का इसे सूबेदार बनाया गया, एक प्रांत का सूबेदार बनाया गया। अब जरा बात को समझिए, बहुत प्रेम से, फैक्ट रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। मुगल प्रशासन में 2 ही प्रमुख चीजें थी, एक तो ये था कि मीर बख्शी का पद और दूसरा प्रमुख पद था वजीर का पद था। अब आप बताइए कि वजीर और मीर बख्शी दोनों भाइयों को दे दिया गया, तो जाहिर सी बात है प्रशासन पे सारा का सारा जो है वो क्या था कि उसने सारा का सारा अधिकार बना लिया। तो जाहिर सी बात है फारूक सियर को ये अच्छा नहीं लगेगा। फिलहाल एक बात और भी जानते रहिए कि हुसैन अली को उसने उपाधि भी दी थी अमीर उल उमरा की। और इसे अंडरलाइन कर लीजिए आपसे
पूछा जाएगा। बहुत सारे लोग हमसे ये पूछ रहे थे कि सर क्या क्या किताबें पढ़ लिया जाए। मैं फिर कह रहा हूँ कि कुछ न पढ़ा जाए, जो मैं बोल रहा हूँ उससे ज़्यादा कहीं पूछेगा ही नहीं। अब्दुल्ला खां की उपाधि थी कुतुबुल उल मुल्क की, कुतुबुल उल मुल्क की। या आप हमें बताइएगा कि क्या वास्तव में आपको किताबों की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं। और एक चीज़ सबको रोक के बताना चाहते हैं टॉपिक को कि प्राइमरी कुछ पुस्तक पढ़ा करिए, सेकेंडरी नहीं। जैसे बहुत कम लोग ईमानदारी से सेकेंडरी पुस्तक लिखते हैं। सेकेंडरी पुस्तक में संकलन हो जाता है, जैसे यूनिक है, नाम तो लेना ही नहीं चाहिए मुझे, अब ले लिया तो आपको बता दूं, जैसे यूनिक है, स्पेक्ट्रम है, कोई भी गाइड है, वो सेकेंडरी होती है, वो चीज़ें मौलिक विचार कम होते हैं। लेकिन जो बेसिक बुक है, जैसे एनसीईआरटी जो बिपिन चंद्र की हमने आपको किताब बताई, वो बेसिक बुक है, वहां से अवधारणा आपकी विकसित होगी। और सिलेक्शन आपको अवधारणा पे बनना है, गाइड पे नहीं बनना है ना। बाकी नेशनल मूवमेंट आप राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष आप पढ़ लीजिए, है ना। 2 किताबें परफेक्ट है। बाकी फैक्ट के लिए सारी चीजें हम हैं, आपको जितना बता रहे हैं उतने से आप सवाल आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। फिलहाल आगे हम बढ़ते हैं। अब इसके समय में भी क्या हुआ, पहली चीज पॉलिसी लेवल पे जो परिवर्तन, पॉलिसी लेवल पे जो बात हुआ, आइए देखते हैं। पहली बात तो फारूक सियर के समय में तीर्थ यात्रा कर हटाया गया। और फिर एक बात को आपको बता दूं कि तीर्थ यात्रा कर सबसे पहले हटाया था अकबर ने, और उसे औरंगजेब ने दोबारा लगा दिया था, राइट। और फिर हटाया गया किसे, पिलग्राम टैक्स हटाया गया फारूक सियर के द्वारा, तो ये अच्छी बात है। दूसरी चीज, राजपूतों के प्रति जो उसकी नीति थी वो एज सच रही, जैसे पहले से जैसे आ रही थी बहादुर शाह के समय से वैसे ही रही। और आपको बताऊं कि इसने जो जय सिंह को सवाई जय सिंह का उपाधि दी। और आपको बताऊं ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं, सवाई जय सिंह की उपाधि दी। मराठों के समय की बात आपको अभी आगे बात बताता हूं, इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। फिलहाल आइए देखता हूं, तीसरे पॉइंट पे आता हूं, बंदा बहादुर की क्या हुआ। बंदा बहादुर को फांसी दे दी गई। अब आप देखिए, मैंने जो मुद्दे, अब आप समझे कॉन्टिन्यूटी, फांसी दे दी गई, कई बार आपसे पूछा गया इस सवाल को, ये लाइन तो कई बार पूछा हुआ है। आप लोग बंदा बहादुर को फारूक सियर के समय सीधे याद करते हैं, लेकिन हमने आपको कहां से बताया, बहादुर शाह से बताया, जहांदार शाह समय के में क्या हुआ, फारूक सियर के समय में क्या हुआ। एक कॉन्टिन्यूटी है, राजपूत हुआ, सिख हुआ, मराठे हुए, श्योर। चलिए अब आपको बताता हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू, बात फिर आगे आते हैं मराठों पे, है ना। पहले आते हैं एक महत्वपूर्ण बात, एक घटना है, आप जानते हैं, केवल हम हाईलाइटेड करना चाहते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए 1717 का शाही फरमान, इसे सुनहरा फरमान ना समझिएगा, शाही फरमान। मुद्दा क्या था और समझने का प्रयास करिए। वास्तव में फारूक सियर के पीठ में फोड़ा हो गया था, एक घटना है, कहानी कुछ जानते रहिए। और आप जानते हैं ना, पीठ का फोड़ा बहुत कष्टकारी होता है। आज आपको लगता है आज भी कष्टकारी हो जाए, फोड़ा तो कहीं का भी कष्टकारी हो जाए, आप सो नहीं सकते हैं, जाहिर सी बात है कि बादशाह था तो उसको तो और भी कष्ट होता। तो जॉन सुरमैन, डॉक्टर हैमिल्टन और ख्वाजा शेहुर्द, 3 लोगों के का एक मिशन पहुंचा फारूक सियर के समय, और उस समय फोड़े से वो जो है काफ़ी कराह रहा था, और उसका ऑपरेशन किया, ठीक हुआ। और फिर उसने एक निवेदन किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में व्यापार करने की अनुमति दे दी जाए। और फिर बादशाह खुश, तो फिर आप जानते ही हो सब कुछ खुश। और उसने क्या कहा, उसने किया, अब आप समझिए इसकी टेक्निकलिटी को समझिए, जो फैक्ट तो आप जान ही रहे हैं कि एट द रेट ऑफ 3000 रुपीज पर एनम, 3000 रुपये प्रतिवर्ष के बदले में बंगाल में
करमुक्त व्यापार, करमुक्त व्यापार का अधिकार दिया गया, करमुक्त व्यापार का अधिकार दे दिया गया, राइट। और इसके लिए दस्तक दिया गया, दस्तक। दोनों चीजों को समझिए, क्या हुआ और क्या होना चाहिए। इसने कहा कि आप 3,000 रुपये हमको 1 साल में दे दीजिए, बस आप जाइए, जितना चाहिए उतना व्यापार करिए, आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। बल्कि इससे बढ़िया होता कि 2-4 लाख रुपए माफ कर देता और कम से कम उसके बाद अगर टैक्स होता तो उन्हें पे करना पड़ता। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आप जाइए, टैक्स फ्री कर दिए। आपने बादशाह को दर्द फ्री किया तो आपको टैक्स फ्री करने का अधिकार दिया जा रहा है। और वो कैसे एग्जीक्यूट होगा उसके लिए उन्होंने कहा कि दस्तक, एक पास आपको बनाना होगा, और कोई भी अगर भारतीय अधिकारी हो तो उसको दिखा देने की जरूरत है कि यह ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार है और इस पे कर नहीं लगेगा। आपको बताऊं कि यही दस्तक आगे चल करके बवाल बनेगा, आप जानते रहिए। शेर ने अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खान को वो अधिकार तो दे दिया, लेकिन वो कायर किस्म का आदमी था और घृणित कायर उसे कहा भी गया। वो हमेशा उनके खिलाफ षड्यंत्र करता था। जैसे बताऊं कि जब हुसैन अली खान को दक्कन में भेजा गया तो उसने वहां के अधिकारी को कहा कि अगर आप इसे मार देंगे तो हम आपको हमेशा के लिए सूबेदार बना देंगे। इसी तरह का बार बार षड्यंत्र वो करता था। और अब्दुल्ला खान ने कहा कि अगर हुसैन अली खान से कहा कि अगर तुम यहाँ नहीं आओगे तो ये षड्यंत्र करके हमको मार भी देंगे और फिर प्रभुत्व चला जाएगा। लेकिन हुसैन अली खान की समस्या क्या थी कि हुसैन अली खान अब मराठों के एरिया में चला गया था, और मराठे आप जानते हैं कुछ समय की उनकी स्थिति क्या थी कि वो गुरिल्ला वार करते थे और किसी को छोड़ते नहीं। इसलिए इस समय एक समझौता हुआ, और वो समझौता था बालाजी विश्वनाथ। और हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे मराठों के बीच में, लेकिन यहाँ जरूर लिखना चाहूंगा बालाजी विश्वनाथ और हुसैन अली समझौता, हुसैन अली समझौता। इसे मैग्ना कार्टा कहते हैं मराठों की दृष्टि से। अगर आप देखें 1718 में हुआ। और इसमें क्या हुआ कि इसमें चौथ और सरदेशमुखी का अधिकार मिला, चौथ और सरदेशमुखी का अधिकार मिला। मराठों ने कहा कि वो 15,000 सैनिकों के साथ सहायता करेंगे, अगर आवश्यक हुआ तो 15,000 सैनिकों की सहायता करेंगे, राइट। और नियमित रूप से, जाहिर सी बात है, कर देंगे, कर देने की बात कही ही जाएगी। और इस समझौते को मनवाने के लिए मराठा सरदार भी गए हुसैन अली के साथ, उसमें बाजीराव फर्स्ट भी था। खैर वो कहानी हम वहाँ बताएंगे। लेकिन जब ये समझौता फारुखसियर के सामने रखा गया तो फारुखसियर ने उस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। और फिर वही हुआ जो आप जानते हैं कि सैयद बंधुओं ने उसे मारते मारते, लात जूते घूंसे से प्रहार करते हुए फारुखसियर की हत्या कर दी। खैर इस रूप में हम जरूर कह रहे हैं, लेकिन जरा आप सोचिए कि तत्कालीन समय की राजनीति का वो कितना बड़ा पतन रहा होगा, है ना। तो फिलहाल आइए नेक्स्ट शासक की बात बताते हैं। इसके बाद दो छोटे छोटे कठपुतली आपको मिलेंगे, रफ़ी उज जरात और रफ़ी उद दौला। रफ़ी उज जरात और रफ़ी उद दौला। नाम मात्र के शासक थे। आपको बताऊं कि 28 फरवरी से लेकर के 4 जून तक, डेट हमारे सामने भी लिखी हुई है, 4 जून तक रहे। और 1718 और 28 फरवरी से 4 जून 1719। और ये रहे आपके 1719 6 जून से लेकर के सितंबर तक, 6 जून 1719 से लेकर के सितंबर 1719 तक रहे।
और आपको बताऊं कि रफ़ी जरात के समय में एक विद्रोह हुआ था, निकुशियर का विद्रोह, निकुशियर। और आपको बताऊं कि यह विद्रोह आईएएस में पूछा हुआ है, पीसीएस की तो बात ही छोड़ दीजिए। कभी हम लोग कहते हैं ना कि तथ्यात्मक नहीं पूछता है, लेकिन कभी कभी पूछ लेता है। कारण क्या था कि रोचक मामला ये था कि निकुशियर का जब विद्रोह हुआ और जब दबाने की बात हुई तो उसी समय ये पता चला कि रफ़ी जरात को टीबी हुआ है, ट्यूबरकुलोसिस। और उस समय जो ट्यूबरकुलोसिस क्षय रोग होता था वो निश्चित रूप से मृत्यु हो जाती थी, तभी प्राणांतक माना जाता था। सैयद बंधुओं को लगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मर जाए और मामला पूरा का पूरा गड़बड़ हो जाए, तो इसको उतारा और फिर रफ़ी-उद-दौला को बैठाया और कुछ ही दिनों बाद रफ़ी-उज-जरात की मृत्यु हो गई। तो निकुशियर का विद्रोह उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना कि ये परिदृश्य महत्वपूर्ण था। और फिलहाल रफ़ी-उद-दौला के समय में निकुशियर का विद्रोह दबा दिया गया, लेकिन इसकी भी मृत्यु, इसको भी टीबी हो गया था, बाद में पेचिस हुआ, पेचिस की वजह से इसकी मृत्यु हो गई। जाहिर सी बात है महत्वपूर्ण नहीं है, बस नाम जानने के लिए कि रफ़ी-उज-जरात और रफ़ी-उद-दौला का भी को बादशाह बनाया किसने, सैयद बंधुओं ने। और कहा यह जाता है कि रफ़ी-उद-दौला की मृत्यु के बाद जब ये हरम में पहुंचा कि अब किस राजकुमार को बनाया जाए, तो आपको बताऊं कि वहां की महिलाएं रोने लगी, क्योंकि उनको ये लगा कि अब अगला बलि का बकरा कौन बनेगा, है ना। तो फिलहाल मोहम्मद शाह को बनाया गया। 1719 से लेकर के 1748 तक का समय है इसका, मोहम्मद शाह को। और ये अंतिम बादशाह होगा जिसको सैयद बंधुओं ने बनाया, मोहम्मद शाह। 1719 से लेकर के 1748 रंगीला बादशाह के नाम से आप फेमस है, जानते हैं, रंगीला बादशाह। लेकिन सच पूछे तो इसी के समय में सैयद बंधुओं का पतन होगा। सैयद बंधुओं का पतन किया और सैयद बंधुओं का पतन हुआ मोहम्मद शाह के शासनकाल में। और निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि इसमें जो ईरानी दल था, है ना, उनका क्या कहते हैं कि तुरानी दल का साथ लिया गया। फिलहाल इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको बता दूं कि मुगल बादशाह में 3 दल हो चुके थे। एक ईरानी दल था जिसका मूल था, ईरानी अमीर थे। कौन कौन से थे? गुटबंदी तो बहादुर शाह के समय में ही हो गई थी। सैयद बंधुओं के साथ हिंदुस्तानी दल आया। तो अगर आपसे कहा जाए कि गुटबंदी में कौन कौन से गुट थे, तो आप जानते रहिए, पहला ईरानी गुट था। ईरानी गुट में कौन कौन थे, लिख के बताएं। फिलहाल लिख लें, जाने। जुल्फ़िकार खान था, है ना, और सादत खान था, अमीन खान था। तुरानी दल में निज़ामुल मुल्क, अमीन खान और जकारिया खान। और भारतीय दल में जो था वो सैयद बंधु था। एक अफगानी दल भी हुआ, उतना फेमस नहीं हुआ, अली मोहम्मद खान और मोहम्मद खान बंगश का था। लेकिन ये 3 दल काफ़ी फेमस रहे हैं, ईरानी, तुरानी और भारतीय दल। तो भारतीय दल सैयद बंधुओं का, ईरानी दल जुल्फ़िकार खान और सादत खान का, अमीन खान का। ये नाम रखे रहिएगा, सुमेलित करने के लिए पूछा जा सकता है। और जो तुरानी दल था, निज़ामुल मुल्क, अमीन खान, है ना, जकारिया खान। और एक अफगानी दल हुआ, अली मोहम्मद खान और मोहम्मद खान बंगश के नेतृत्व में। तो फिलहाल जो क्या कहते हैं कि जो तुरानी दल था, तुरानी दल की सहायता से सैयद बंधुओं की हत्या कर दी गई। तो सैयद बंधुओं का पतन मोहम्मद शाह के समय में हुआ, ये एक बहुत बड़ी बात थी। दूसरी चीज़, एक चीज़ और भी जानते रहें कि मोहम्मद शाह के समय में 2 चीज़ें शुरुआत हुई। एक तो तबले की शुरुआत हुई, सांस्कृतिक स्तर पे जानते रहिए, कभी कभी उठा के पूछ लेता है। तबले की जो शुरुआत हुई वो इसी के समय में हुई। और एक बड़ा परिवर्तन ये हुआ कि उर्दू को राजकीय संरक्षण दिया गया।
उर्दू को राजकीय संरक्षण दिया गया। याद रखिएगा कि इसके पहले जितने भी थे उनकी राजभाषा जो थी वो क्या थी, फारसी हुआ करती थी। मोहम्मद शाह के समय में वो राजभाषा क्या हो गई, अब उर्दू हो गई, उर्दू को संरक्षण दिया गया। तो ये जानते रहिए। इसके अतिरिक्त मोहम्मद शाह के समय में प्रांतीय राज्य स्वतंत्र से हो गए, प्रांतीय राज्य स्वतंत्र से हो गए। और एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई, आप जानते हैं, यहाँ घटनाओं को आप केवल लिख लीजिए, वो ये कि जो हैदराबाद राज्य की नींव पड़ी, हैदराबाद राज्य की नींव चिनकिल्च खान, चिन पूरा नाम लिख दें तो जैसे लगता है पूरे परिवार का नाम है ये, चिनकिल्च खान निजामुल मुल्क, निजाम उल मुल्क, चिनकिल्च खान निजामुल मुल्क, इसने हैदराबाद राज्य की नींव डाली थी 1724 ईस्वी में। आगे हम लोग चर्चा करेंगे जब प्रांतीय राज्यों की बात करेंगे। सारे टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड हैं, वो फिगर आप ध्यान में रखिए। हमने आपको बताया है कि मुगल साम्राज्य के पतन से ही ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, है ना। और वास्तव में चिनकिल्च खान को वजीर बनाया था कुछ दिनों के लिए मोहम्मद शाह ने, और उसने कठोर प्रयास किए। जाहिर सी बात है, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए प्रयास कठोर करने होंगे, और उसने बचत पे जोर दिया, खर्चों को नियंत्रित करने का प्रयास किया। तो जो अमीर वर्ग थे उनको लगा कि अच्छा, सबसे बड़े रबादशाह यही बने हुए हैं, है ना। और फिर षड्यंत्र होने लगा, और उन्हीं दरबारी षड्यंत्रों से ऊब कर अंततः उसने हैदराबाद राज्य की नींव डाली 1724 में। और 18वीं शताब्दी में मतलब कूटनीतिक रूप से, डिप्लोमेटिक रूप से इसे बहुत ही क्या कहते हैं कि महत्वपूर्ण माना जाता रहा है। तो हम चर्चा करेंगे। यूसुफ खान के शब्दों में तो माना जाता है कि ये बाजीगर रहा है। तो हम लोग जब प्रांतीय राज्यों के उदय और संघर्ष की बात करेंगे तो एक बार फिर चर्चा करेंगे निजामुल मुल्क की। यहाँ आप सूचना भर जानते रहिए, है ना। और इसी समय में आपको बताऊं कि सादत खान ने अवध की स्थापना की। लगभग स्वतंत्र हो ही गए थे, तो हम उन राज्यों की चर्चा करेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण युद्ध हुआ, वो हुआ करनाल का युद्ध हुआ, बैटल ऑफ करनाल, करनाल का युद्ध हुआ 1739 ईस्वी में। बैटल ऑफ वार 1739 में हुआ, करनाल का युद्ध हुआ, है ना। और नादिर शाह का आक्रमण हुआ 1739 में, और उसने मोहम्मद शाह को पराजित करने के बाद क्या किया, तख्ते ताउस और अन्य सारी चीज़ें यहाँ पे ले गया। उसकी भी हम चर्चा करेंगे। बड़ा रोचक यहाँ पे मामला है, वो ये कि सादत खान और निजामुल मुल्क को भेजा गया था नादिर शाह के आक्रमण के लिए, लेकिन क्या कहते हैं, सादत खान के कहने पर वो दिल्ली तक आया। वो मामला हम आपको वहाँ पे बताएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्या कहते हैं, प्रांतीय युद्धों में भी चर्चा होगी उसकी। और तख्ते ताउस पे बैठने वाला एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये अंतिम शासक था मोहम्मद शाह। ये भी एक रोचक वे में कभी उठा के पूछा जा सकता है। तो करनाल का युद्ध हुआ, नादिर शाह का आक्रमण हुआ दिल्ली तक, नादिर शाह का, राइट। और इस युद्ध में, जो करनाल के युद्ध में मुगलों का नेतृत्व किया था, वो किसने, एक तो निजामुल मुल्क ने किया था, और दूसरा किया था सादत खान बुहरानुल मुल्क ने। ये अवध का था। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भले ही ये राज्य ये अवध का था, ये अवध का था और ये हैदराबाद का था, कि भले ही ये राज्य स्वतंत्र हो गए थे, लेकिन अभी भी मुगल बादशाह की बात को मानते थे। मुगल सेना का नेतृत्व तो इन लोगों ने किया था, और इसमें पराजित हुआ। आपको बताऊं कि कूटनीतिक रूप से निजामुल मुल्क और नादिर शाह में सारी बातें भी हो गई, सब कुछ हुआ, लेकिन सादत खां बुरहानुल मुल्क ने कहा कि हम आपको 2 करोड़ देंगे अगर आप दिल्ली चलिए तो। और कहा यह जाता है कि जब वो दिल्ली आया और उसने सादत खान को पैसा जब मांगा, तो क्या हुआ कि सादत खान ने आत्महत्या कर ली, उसके पास पैसा ही नहीं था। और ये र्यूमर फैल गया कि नादिर शाह ने आत्महत्या कर ली। और फिर यहाँ के लोगों ने जब उसकी सेना पर आक्रमण किया तो नादिर शाह ने भयंकर कत्लेआम किया, है ना। तो ये इस तरह की 18वीं शताब्दी की जो बातें हम बोलते हैं ना कि सत्ता के शतरंज खिलाड़ी उलझे अपने दावों में, तो आप समझ सकते हैं कि अपने
निजी फायदे के लिए कितना बड़ा नुकसान कर जाएंगे इसका कोई ठिकाना आपको इस समय में 18th सेंचुरी में नहीं मिलेगा। फिलहाल करनाल का युद्ध हुआ, राइट। और 1748 में आपको बताऊं कि अहमद शाह का भी आक्रमण हुआ। याद रखना, बहुत विवादित बात है, कई बार लोग कंफ्यूज करेंगे इस बात में, लेकिन आप निश्चित रूप से जानते रहिए कि 1748 में 1748 में ही अहमद शाह अब्दाली का भी आक्रमण हुआ। बहुत सारे लोग गलत लिखते हैं, अहमद शाह अब्दाली के कई आक्रमण हुए, लेकिन पहला आक्रमण नादिर शाह के समय में ही हो गया था। और फिलहाल 1748 में मोहम्मद शाह की मृत्यु हुई। और आपको बताऊं, एक अजीबोगरीब 18th सेंचुरी की बात बताता हूं कि 1748 में मोहम्मद शाह की मृत्यु हुई, 1748-49 में ही शाहू की मृत्यु हुई, है ना। तो दो तो हमको याद ही आ रहा है, ऐसे ही आपको दो तीन और, एक दो और हैं, उनकी भी मृत्यु आपकी हुई। नादिर शाह की मृत्यु हुई, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे लगता है कि एक ही साथ सभी लोग तय किए हुए थे कि हमको जाना है। फिलहाल आइए, अगला जो था वो था अहमद शाह 1748 से 1754। कोई खास नहीं, अब आप देखेंगे आगे के जो नाम हैं वो केवल नाम भर के लिए हैं, कोई खास नहीं दिखाई देगा आपको। अहमद शाह 1748 से लेकर के 1754 तक। राजमाता ऊधम बाई का नाम मिलता है यहाँ पे, कभी पूछा तो नहीं है और पूछा भी नहीं जाना चाहिए। ऊधम बाई का प्रभाव दिखता है शासन पे, जाहिर सी बात है शासक कमजोर हो जाएगा तो सबका प्रभाव दिखने लगता है। अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ, मैंने पहले भी कहा। बहुत सारे लोग ये किताबों में लिख दिए हैं कि अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण सबसे पहले अहमद शाह के समय में हुआ, तो ऐसा नहीं है। अहमद शाह अब्दाली के कई आक्रमण हुए, जिसमें से पहला मोहम्मद शाह के समय में हुआ था, राइट। इसके बाद आलमगीर द्वितीय हुआ 1754 से लेकर के 1757 तक। इसके काल में भी कोई खास घटना नहीं दिखाई देती है, केवल आपको दिखाई देती है प्लासी का युद्ध हुआ, बैटल ऑफ प्लासी, बंगाल में हुआ था ये। सिराजुद्दौला और ब्रिटिशों के बीच, वहां हम चर्चा करेंगे, सिर्फ यहां आप लिखते रहिए। शाहजहां तृतीय 1758 से लेकर 59 तक हुआ। फिर शाह आलम द्वितीय लिखिए, शाह आलम द्वितीय 1759 से लेकर के 1806। याद रखिएगा, इन लेटर मुगल काल के शासकों का क्रम पूछा जा सकता है आपसे। शाह आलम द्वितीय का समय लंबा आपको जरूर दिख रहा है, लेकिन इसका कोई खास प्रभाव आपको नहीं दिखाई देगा। कुछ प्रमुख युद्धों की बात आप करेंगे, जैसे पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ 1761 में। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ, 1761 में। और यह हुआ था मराठों और अब अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ। और आपको बता दूं कि अगर कहा जाए कि 18वीं शताब्दी के निर्णायक युद्धों की चर्चा करिए, तो हम पानीपत के तृतीय युद्ध की चर्चा जरूर करेंगे, क्योंकि इस युद्ध ने यह तय नहीं किया था कि शासन कौन करेगा, बल्कि यह तय कर दिया था कि शासन कौन नहीं करेगा। यानी मराठों को एकदम से पीछे ढकेल दिया था। और इसी के बाद अंग्रेज जो है 18वीं शताब्दी पे एकदम से हावी होकर के सामने आएंगे। इसी समय हुआ बक्सर का युद्ध हुआ, बैटल ऑफ बक्सर। ये सारी चीजें हम लोग आगे बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। और मैंने पहले भी कहा कि सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जब आप इंटरलिंक करेंगे तो वो फिगर पूरा जब ओपन करेंगे तो समझ में आएगा। 22 अक्टूबर 1764 की बात है, और इसमें ब्रिटिशों ने पराजित किया। एक तरफ ब्रिटिशर्स थे और दूसरी तरफ थे शाह आलम द्वितीय। जल्दी जल्दी बताओ। बंगाल का नवाब था मीर कासिम, और अवध का नवाब था शुजाउद्दौला। इन तीनों को पराजित किया। और इसी के बाद वास्तव में इलाहाबाद की दो संधियां हुई।
इलाहाबाद की संधि हुई 2, एकदम एक एक पॉइंट याद रखिएगा, इतना डिटेल कोई नहीं बताएगा आपको। पहला 12 अगस्त 1765 को ही शाह आलम द्वितीय से और ब्रिटिशों से, शाह आलम द्वितीय और ब्रिटिशों से हुई इलाहाबाद की प्रथम संधि। इस संधि में क्या था? इस संधि में यह था कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इनकी जो दीवानी है वो ब्रिटिशों को दे दी गई। राइट, हम लोग बंगाल में ब्रिटिश शक्ति का जब विकास पढ़ेंगे तो भी इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो शक्ति दी गई, तो इससे क्या हुआ कि एक बहुत बड़े क्षेत्र पर ब्रिटिशों का अधिकार हो गया, है ना, दीवानी अधिकार हो गया। बस शुरुआत आप कह सकते हैं, कदम रख दिया उन्होंने। राइट, और भी इस पे संधियां थी, लेकिन मेन प्रावधान आप ये कह सकते हैं कि यही था। और दूसरी चीज, इलाहाबाद की एक द्वितीय संधि हुई, वो हुई थी 16 अगस्त 1665, 16 अगस्त 1765 को हुई, और ये हुई अवध के शुजाउद्दौला, अवध के शुजाउद्दौला और ब्रिटिशों के बीच में हुई, ब्रिटिशों। अब बात को समझिए, ये दोनों संधियां ब्रिटिश शक्ति के विकास में बहुत बड़ा काम की। पहले ने क्या किया कि बंगाल में आधार बनाया, और दूसरे ने एक मध्यस्थ राज्य बनाया, बफर स्टेट बनाया, बफर स्टेट। यानी अवध राज्य और बंगाल राज्य का आप देखेंगे तो ब्रिटिश शक्ति के विकास में सबसे बड़ा योगदान रहा, और वो दोनों घटना हुई शाह आलम द्वितीय के समय से ही। राइट, और इसी के समय में एक घटना ये हुई, ये दोनों याद रखा, कि 1803 में ब्रिटिशों का अधिकार हो गया दिल्ली पर। राइट, श्योर। फिलहाल 1806 में शाह आलम की हत्या कर दी गई, और फिर अगला हुआ अकबर द्वितीय, 1806 से लेकर के 1837 तक। अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय 1806 से लेकर के 1837 तक। और इसकी तो पेंशन वेंशन सब बंद कर दी गई थी, तो राजा राम मोहन राय को भेजा गया, राजा राम मोहन राय को। राजा की उपाधि भी इसी ने दिया था अकबर को, अकबर द्वितीय ने ही, और इसको पेंशन बढ़ाने के लिए भेजा गया। आप जानते हैं राजा राम मोहन राय की इसी समय ब्रिस्टल में फिर मृत्यु हो गई थी, इंग्लैंड में। बहादुर शाह जफर 1837 से लेकर के 1857, अंतिम मुगल बादशाह था ये बहादुर शाह जफर, 1837 से लेकर के 1857 तक बहादुर शाह जफर रहा। इसी के समय में 1857 का विद्रोह हुआ, 1857 के विद्रोह का ये नेता भी था। जफर नाम से जो है वो क्या कहते हैं कि कविताएं लिखता था, ये गजल लिखता था। अंतिम समय में इसे रंगून निर्वासित कर दिया गया। राइट, तो गजल लेखक था, वहीं इसकी मृत्यु हो गई। सच पूछे तो इसको 1 लाख से अधिक का कुछ पेंशन इसको दिया गया, अन्य भत्तों के लिए 10, 12, 14, 15 लाख रुपया दिया गया। लेकिन फिलहाल बहादुर शाह के समय में ही अंतिम रूप से मुगल साम्राज्य का पतन हो गया, और ब्रिटिश और भारतीय साम्राज्य को अब क्या कर दिया गया कि ब्रिटिश साम्राज्य का घोषित उपनिवेश बना दिया गया। राइट, तो ये पहला टॉपिक रहा, फैक्चुअल रहा। उम्मीद करते हैं कि आप सारी चीज़ों को लिखेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, अच्छे ढंग से समझे होंगे, है ना। इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए, इसका फ़ायदा सभी लोग उठाएं। सारे वीडियो प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन तक रहेंगे, उसके बाद हम हटाएंगे इसको, ठीक है। और आप सभी लोग जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।